हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर एन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एयरफोर्स और नेवी के लिए फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के जो सारे टॉपिक्स हैं हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। पहले हर चैप्टर की थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल, और फिर जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं थ्योरी की। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत आवेश। क्या है? स्थिर वैद्युत आवेश। अच्छा, जो आवेश है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम? क्यू से। किससे करते हैं? क्यू से। ठीक है, और स्थिर का मतलब क्या है कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें जो आवेश की जो स्टडी हो कैसी रहेगी? स्थिर। ठीक है, अच्छा, अब जो आवेश है ये दो प्रकार का होता है। एक तो धनावेश होता है, एक कैसा होता है? ऋणावेश। ठीक है, अब जो धनावेश है ये किसको बताता है? ये इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है। किसको बताता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी को। और जो ऋणावेश है ये क्या बताता है? अधिकता को बताता है। किसको बताता है? अधिकता को। ठीक है, अच्छा, ये जो धनावेश और ऋणावेश नाम दिए थे ये किसने दिए थे? फ्रैंकलिन ने दिए थे। किसने दिए थे हमें? फ्रैंकलिन। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम मूल आवेश की, कि मूल आवेश क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी कण पर जो कम से कम आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं? हम मूल आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल आवेश। जैसे या सबसे छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश उसे बोलते हैं हम मूल आवेश। जैसे इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, प्रोटॉन पर कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन पर यदि हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है ये? उदासीन। अच्छा, अल्फा कण जिसको हम 2He4 से डिनोट करते हैं, इस पर कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो अभी तक हमने बात करी कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी को। ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। धनावेश और ऋणावेश नाम किसने देते हैं हमें? फ्रैंकलिन ने। अच्छा, इसके बाद बात करी हमने मूल आवेश की। तो किसी भी कण पर जो सबसे छोटा आवेश होता है उसे बोलते हैं मूल आवेश। जैसे इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। और अल्फा कण जिसको हम 2He4 से डिनोट करते हैं उस पर कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आवेश का क्वांटीकरण। तो जो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत है वो ये कहता है कि किसी भी आवेशित वस्तु, अब वो क्या हो सकती है? कोई गोली हो सकती है या फिर वो बूंद हो सकती है। तो जो उस पर आवेश होगा वो क्या होगा? एक पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा? वो पूर्ण गुणज, यानी कि E 2E 3E 4E आदि के रूप में होगा। ठीक है, किसी भी कण पर जो आवेश है वो 1.5E 2.5E 3.5E इस प्रकार से नहीं हो सकता। ठीक है, यदि हमें किसी कण पर कुल आवेश को निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q = N × E। कुल आवेश बराबर होता है QNE। ठीक है, N क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और जो E है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो जो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत है वो क्या बताता है हमें कि किसी भी आवेशित वस्तु जैसे कोई बूंद या फिर गोली, उस पर जो आवेश होगा वो क्या होगा? E के पूर्ण गुणज के रूप में, यानी कि E 2E 3E 4E आदि के रूप में होगा। किसी भी कण पर जो आवेश है वो भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि यदि हमें किसी कण पर कुल आवेश निकालना है तो Q बराबर होता है N × E। N क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, बात करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की। बिल्कुल जीरो से लेवल को हमने शुरू किया है। जीरो से हम हीरो की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे से।
हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश है। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें जो आवेश दिया गया है Q वो कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और हमें N फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हमने बताया था Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू E, ठीक है। तो N बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो पावर से तो पावर कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 16 दूनी 32। तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब जो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक वस्तु पर जो आवेश है वो 1 कूलम का है। कितने का है 1 कूलम का। और हमें क्या करना है इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी है। तो कैसे करेंगे हम भाई, Q की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 1 कूलम और Q बराबर क्या होता है N इंटू E, यानी कि N बराबर Q अपॉन E। बस यहाँ पे क्या चेंज करना है अब हमें, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट को हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10 इंटू 10⁻19। ये माइनस की पावर थी, इसको ऊपर ले गए और बटे में कितना है 16। अब क्या करेंगे, इसको 100 कर लेंगे, यहाँ पर एक पावर घटा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू 10⁻18 और ये 16। डिवाइड करेंगे तो 16 छकम 96, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर, ठीक है। तो अभी तक हमने बात की है आवेश को लेके। इसके बाद बात करते हैं हम कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं की। बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास में कोई प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है Q0। क्या रखा हुआ है Q0। इसे बोलते हैं हम परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे समझो आप, यदि समान आवेश होगा तो उनके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और यदि विपरीत आवेश होंगे, विपरीत आवेश, तो वहाँ पर क्या होगा आकर्षण होगा। क्या होगा आकर्षण, ठीक है। तो ये एक मेरे पास प्लेन था, इसमें एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है। अब इसके पास कोई दूसरा आवेश आता है, क्या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो कैसा हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। यदि वो पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो वो कैसा होगा, फिर यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा प्रतिकर्षण, ठीक है। और यदि ऋणावेश हुआ तो तब क्या होगा आकर्षण होगा। क्या होगा आकर्षण, ठीक है। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे बोलते हैं हम वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। आगे बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की, कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, ठीक है। हमारे पास में ये एक आवेश है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। बात कर रहे हैं वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाओं की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि स्वतंत्र धनावेश के चलने का मार्ग क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। क्या कहलाता है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अच्छा, अब इसके गुण की बात कर लेते हैं। जो गुण जो है उसके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। क्या होती है, धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर ये
समाप्त होंगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यदि मैं इस तरीके से ये डिनोट करता हूँ, ये ठीक है, वैद्युत बल रेखा पे यदि मैं यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो ये क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती? यदि यहाँ पे काटेंगी तो क्या होगा, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची जा सकती है और एक ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगी, वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। ठीक है, यानी कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। तीसरे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र है वो ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम। आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वे क्या है, पास पास में है। जैसे ही हम ध्रुव से दूर जाते हैं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, बढ़ रहा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है कमज़ोर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो ये जो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या है। स्वतंत्र धनावेश के चलने का जो मार्ग है उसे बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। गुण क्या है इनके, धनावेश से निकलती ऋणावेश पर समाप्त होती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटती है तो क्या होगा, वहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, यहाँ की इनकी वहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। वैद्युत क्षेत्र ध्रुवों पर क्या सा होता है, अधिकतम होता है, और ध्रुव से दूर जाने पर क्या होता है, वो निम्नतम होता है। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वे कैसी होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं अब हम। पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ई से हम इसको डिनोट करते हैं। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। ये क्या है, इसका फॉर्मूला, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। अच्छा, यदि हम एफ की जो क्यू की वैल्यू में 1 कूलाम रख देता हूँ, कितनी रख देता हूँ मैं, 1 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो ई बराबर किसके हो जाएगा, एफ के। ठीक है, डेफिनेशन निकालते हैं यहाँ से। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे जो एक है, ऐसे बोलते हैं हम एकांक। क्या बोलते हैं, एकांक। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एक बार और, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। अच्छा, इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, भाई बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का क्या होता है, कूलाम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, विमा की बात कर लेते हैं साथ के साथ में। भाई बल की विमा क्या होती है, ml² ml/t-2। ठीक है, क्यू की विमा क्या होती है, भाई क्यू बराबर होता है हमारे पास I/T, यानी कि AT। ठीक है, टी ऊपर जाएगा तो पावर कैसे हो जाएगी, माइनस, यानी कि ml/t-3, और a की पावर भी माइनस की हो जाएगी, a-1। ठीक है, बात करते हैं अब जिसके लिए हमने इतनी सारी कहानी पढ़ी है, यानी कि कूलाम का नियम। क्या कर रहे हैं अब, कूलाम का नियम पढ़ेंगे अब। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यदि हमारे पास में ये दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, इन पर दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2। ठीक है, और ये दोनों आवेश कैसे स्थिर है, कैसे है स्थिर, क्योंकि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत आवेश की। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि
और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है r, ठीक है। कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। यानी कि जब मैं इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करूँगा तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट, ठीक है। और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹, ठीक है। मात्रक की यदि हम बात करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है ये कहाँ पर है? निर्वात के लिए है। किसके लिए? निर्वात के लिए, ठीक है। यदि मैं इसको F1 मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ मैं इसको? F1, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ माध्यम के लिए, ठीक है। माध्यम में F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जो K है ये क्या है? परावैद्युतांक है। क्या है ये? परावैद्युतांक, ठीक है। मैंने इसको समीकरण 1 ऐड किया, इसको समीकरण नंबर 2 ऐड किया, ठीक है। और समीकरण 1 को समीकरण 2 से मैंने क्या कर दिया? भाग कर दिया, ठीक है। तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो F1 F2 इज इक्वल टू आ जाएगा K, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कि ये फॉर्मूला ट्राई करने की हमें आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को लेके समझते हैं इसको हम। क्वेश्चन में कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच 16 न्यूटन का बल कार्यरत है यदि इनको दो परावैद्युतांक वाले माध्यम में, दो परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तब कितना बल कार्य करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। F1 F2 इज इक्वल टू के, F1 दिया गया है हमें 16, F2 हमें फाइंड आउट करना है। K की वैल्यू कितनी है? 2, इसके बटे में 1 ऐड कर लेंगे, 2 8 16, यानी कि F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 न्यूटन। कितनी आ गई? 8 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या है? आपको नोट कर लेना है, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि आवेश क्या होता है, फिर बात करी हमने वैद्युत क्षेत्र की, उसके बाद में बात करी हमने कूलाम के नियम की, वैद्युत बल रेखाओं की, ठीक है। बात करते हैं अब आगे वैद्युत द्विध्रुव की, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आज की क्लास में हमें क्या करना है? पूरे चैप्टर की इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है, कल न्यूमेरिकल करेंगे इसकी। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये +Q और ये -Q, ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस 2L, ठीक है। समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश जो प्रकृति में विपरीत हो, प्रकृति में विपरीत हो तथा मात्रा में क्या हो? वे समान हो,
उनको एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देने से जो व्यवस्था बनती है उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की जो डेफिनेशन है वो किस पर बेस है कि जो आवेश है वे क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, और जो उनका मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए उनकी। ठीक है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर होता है P = Q × 2L। ठीक है। यानी कि आवेश गुना आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है। और जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश, जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं HCl, H2O, क्योंकि H पे प्लस इस पे माइनस, यहाँ पे H प्लस और OH माइनस। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यदि दो स्थिर आवेश जो मात्रा में समान हो तथा प्रकृति में कैसे हो, विपरीत हो, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो जो व्यवस्था बनती है उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, आवेश गुना आवेशों के बीच की दूरी यानी कि Q × 2L। राशि कैसी है, सदिश है, दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। एग्जाम्पल HCl और H2O। ठीक है। इतनी बात आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है। बात करते हैं कुछ आगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव, ये आपको नोट कर लेना है, कॉपी पेंसिल निकाल लो। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अक्षीय स्थिति कौन सी होती है उसकी बात कर लेते हैं। यदि ये मेरा वैद्युत द्विध्रुव है +Q, ये -Q, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2L, ये इसका मिडल पॉइंट O। ठीक है। और यहाँ से कुछ दूरी पर ये मिडल पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है, P पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा एक आवेश रखा है +Q0। ठीक है। तो ये जो स्थिति है इसे बोलते हैं हम अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में यदि हमें फॉर्मूले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 2P/R3। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है। अच्छा, अभी बात करी हमने अक्षीय स्थिति की, अब बात करते हैं कि निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे हम। आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कल क्वेश्चन करेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिए। थ्योरी क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है। अब निरक्षीय स्थिति कौन सी होती है सर, ये मेरा वैद्युत द्विध्रुव +Q, ये -Q, इनके बीच की डिस्टेंस 2L। ठीक है। ये इसका मिडल पॉइंट O, और यहाँ से जो मैंने डिस्टेंस लेट की है ये R, कितनी है ये R, और यहाँ पर मेरा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है +Q0। मुझे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 P/R3। ठीक है। यदि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो एक सबसे अच्छा फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। E = होता है 1/4πε0 P/R3 √1 + 3 cos²θ। ये आप नोट कर लो। ठीक है। यदि हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। कितना होता है, 0। और cos 0 के लिए कितनी होती है, 1। तो 1 + 3 कितना हुआ, 4, और 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना, 2P/R3 होगी। अभी लिखा था हमने। निरक्षीय स्थिति में एंगल कितना होता है यहाँ पे, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, यानी कि P/R3। ये हमने अभी नोट किया है। ठीक है।
तो आज क्या है, हमने इस चैप्टर की थ्योरी को कवर किया है, कल हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।